बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन। आप सुन रहे हैं वतन की मट्टी गवाह रहना, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाज़रीन व सामईन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 22वीं किस्त की जानिब। सहाय ने बेकरार होकर इसे सीने से लगाया और इस बात का विश्वास दिलाया कि इस ख़ानदान और बरादरी का कोई फ़र्द कभी ये तसव्वुर नहीं करेगा कि वो कोई और है। वो सब इसके जज्बात का हर तरह एहतराम करेंगे। खान के समझाने पर सहाय ने यह भी कहा था कि वो हर मिलने वाले को यही बताएगा कि अरुण कुमार उसके मरहूम दोस्त का अकलौता बेटा है, जिसके माँ बाप हादसे में मर चुके हैं और अब वो उसी के पास रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका बापूजी, जाने आपके एहसानात का बदला कभी चुका भी पाऊंगा या नहीं। इसने आंखों से आंसू पोंछते हुए सहाय को कहा और इतनी देर में रिमा भी अपनी माता, बहन और भाई के साथ कमरे में दाखिल हो गई। उस वक्त वो दोनों, उसका बापू और खान, गहरी सोचों में डूबे हुए थे। उसका बाप तो एक जवान बेटे के मिल जाने पर भगवान का जी ही जी में शुक्रिया अदा कर रहा था, और खान इन ख्यालों में गुम था कि मुस्तकबिल की इस मंसूबाबंदी में कोई खला तो बाकी नहीं रह गया। आप लोग कहाँ खो गए हैं? उसकी माता ने सहाय को झंझोड़ा तो वो बोला, यहीं तो हम हैं, इस कमरे में। तो फिर बच्चों को सोने देना, माता बोली, रात काफ़ी बीत गई है। ये सुनते ही सबने अपने अपने कमरों की राह ली। रात काफ़ी देर तक वो मकान की छत पर रिमा से बातें करता रहा, उसके कॉलेज, उसकी दोस्तों, उसके मुशागिल और सबसे बढ़कर ये कि अपने और उसके मुस्तकबिल की बातें। फिर वो अपने कमरे में आकर लेट गया। वो रात इसने करवटें बदलते ही गुजार दी। रात देर गए इसे नींद आई थी। घर वालों ने भी इसे जगाना मुनासिब ना जाना, और जब वो बेदार हुआ तो सूरज खासा चढ़ आया था। रिमा, आशा और किशोर पढ़ने जा चुके थे। सहाय दोपहर का सौदा सलफ लाने चला गया था। इसे बेदार होते देखकर माताजी इसके लिए चाय ले आईं। नहाकर इसकी तबीयत खासी निखर आई थी। नाश्ते से फारिग होने तक सहाय भी आ गया और थोड़ी देर बाद दोनों बाप बेटा अपने नए बिजनेस का आगाज करने के लिए घर से रवाना हो रहे थे। उन्हें आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दाखिल करनी थी। रजिस्ट्रेशन का मसला इसने चुटकी बजाते ही हल कर लिया। सहाय ने तो इसे सिर्फ फॉर्म भर कर दिया था। इसके साथ उस फौजी दफ्तर तक गया था जहां उन्हें दरख्वास्त जमा करवानी थी। यहाँ इसके धर्मपुत्र अरुण कुमार ने जाने कैसे इस चपड़ासी को ताड़ लिया था, जो बड़े साहब के दफ्तर के बाहर पहरे पर खड़ा था। एक कोने में ले जाकर अरुण कुमार ने उससे कुछ बातें की और फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे से जुदा हो गए। सहाय घर आना चाहता था। दोपहर खासी हो चली थी और उसे बाजार का खाना खाने की आदत नहीं थी। वो तो नौकरी के दिनों में भी दोपहर का खाना घर से लेकर जाया करते थे। घर चलें अब? उन्होंने खान की तरफ देखा। नहीं बापूजी, क्षमा कीजिए, अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 10 मिनट बाद हमारा एक दोस्त आएगा, उसके साथ हम इकट्ठे ही किसी होटल में खाना खाएंगे। अरुण कुमार ने बड़े माजरती लहजे में कहा। जैसे तुम्हारी अच्छिया। बापूजी अपने होनहार पुत्र की किसी बात की मुखालफत नहीं कर सकते थे। दोनों दफ्तर की इंतजार गाह के एक कोने में बैठ रहे। वाकई पूरे 10 मिनट बाद उन्होंने चपड़ासी को इस तरफ आते देखा। वो उन्हें इशारा करता हुआ आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद तीनों एक होटल के कैबिन में बैठे खाना खा रहे थे। सहाय और खान ने तो विष्णु खाना खाया था, जबकि चपड़ासी रुलिया राम ने अपने लिए मेट की डबल प्लेट तलब की थी। वो इन दोनों के सामने इतनी ढिठाई से खाने पर टूटा हुआ था जैसे उनका कोई देरीना और बेतकल्लुफ किस्म का आशना हो। खान ने उसे अपनी मजबूरी बताई थी कि शरीफ लोग होने के नाते वो दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते, और यहीं अगर मामला ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। हम किसी का हक नहीं मारेंगे भाई साहब, लेकिन गरीब लोग हैं और नया नया धंधा शुरू कर रहे हैं। इसने करीबन घिघियाते हुए रुलिया राम से कहा। आप शरीफ आदमी हैं महाराज, हम आपका काम करवा देंगे। खासी रद्दोकद के बाद मामला 2000 पर ठहरा। खान ने उसी वक्त 1000 रुपया उसे दे दिया और रुलिया राम ने एक हफ्ते बाद आकर रजिस्ट्रेशन ले जाने का कह दिया। कमाल है भाई, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। होटल से बाहर निकलते ही सहाय ने बेइख्तियार इसे दाद दी। अभी आपने देखा ही क्या है बापूजी, इसने दिल ही दिल में कहा, लेकिन जुबान से कुछ ना बोला, सिर्फ आपकी दुआओं का सदका कहकर खामोश हो रहा। बापूजी के साथ जब वो घर वापस पहुंचा तो सभी लोग घर आ चुके थे। किशोर अपना डेक दिखाने के लिए कॉलेज के 2-3 लड़कों को साथ लाया था और उन पर खासा रोब झाड़ रहा था। खान ने शाम तक का वक्त उन लोगों के साथ गुजारा,
फिर एक काम का बहाना करके बाहर चला आया। खान ने शाम तक का वक्त उन लोगों के साथ गुजारा, फिर एक काम का बहाना करके बाहर चला आया। थोड़ी देर के बाद वो सफदर जंग रोड की जानिब सड़क के इस हिस्से की तरफ जा रहा था जहां सरकारी दफातर बने थे। वहीं इसने टैक्सी रोकी और पैदल ही उतरकर एक तरफ चल दिया। दफातर में छुट्टी का वक्त हो चुका था और यह शाहरा खासी मसरूफ दिखाई दे रही थी। इसने जानबूझकर 15-20 मिनट मजीद ज़ाया कर दिए, फिर मुख्तलिफ ब्लॉकों का चक्कर लगाकर एक 3 मंजिला इमारत के सामने आकर रुक गया। इस इमारत के बाहर अंग्रेजी हरूफ में एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर नेशनल रिसर्च सेल लिखा था। इस रिसर्च सेल में क्या गुल खिलाया जा रहा था, इसकी कुछ खबर तो खान के मुल्क को थी, लेकिन हाल ही में इस सेल से मुतल्लिक कुछ ज़्यादा ही तशवीशनाक इत्तलाआत मिली थीं। अगले रोज़ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की एक खुसूसी खुफिया मीटिंग मुनाकिद हो रही थी और इसे उसी मीटिंग में होने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट हासिल करना थी। यहाँ आकर इसके लिए ये इत्तला एक तरह से नई थी कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के बाज़ अहम नोयत के दफातर कवर नामों से काम कर रहे हैं। ये नेशनल रिसर्च सेल भी इसी कुमाश का एक इदारा था। जब इसे यकीन हो गया कि आला अफसरान अब अपने अपने घरों को सिधार चुके हैं, तो वो भी अपना ब्रीफ केस संभालता अंदर दाखिल हो गया। यहाँ मेन गेट पर सिक्योरिटी के इंतजामात इतने मासूमाना किस्म के थे कि खुद खान भी एक लम्हे के लिए ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्या नेशनल रिसर्च सेल की बजाय वाकई ये कोई इल्मी तहकीकाती इदारा ही तो नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने इसे चेक नहीं किया था। वैसे इसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ ज़्यादातर उन्हीं लोगों की आमदोरफ्त रहती है जो उस दफ्तर के मामलात में अमल दखल रखते हैं, इसीलिए शायद इसे भी उन्हीं लोगों में से कोई समझा जा रहा था, क्योंकि इसने अभी तक अपनी किसी हरकत से खुद को एबनॉर्मल जाहिर नहीं किया था और इसी तरह बेधड़क अंदर घुस रहा था जैसे वो कोई बड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर हो। इसके दाएं बाएं भी लोग आ जा रहे थे, लेकिन शाज़ ही किसी ने किसी से बात की हो। खान ने भी कुछ पूछना मुनासिब न समझा। वो एक राहदारी में चल रहा था जिसके दोनों अतराफ कमरे बने हुए थे। इन कमरों के बाहर मुख्तलिफ ओहदों के साथ मुख्तलिफ नामों की तख्तियाँ लगी हुई थीं और जल्द ही इसे अपना मुद्दा पूरा होता नजर आया। एक कमरे के बाहर डायरेक्टर रिसर्च सेल मिस्टर के.डी. मल्होत्रा लिखा हुआ था। कमरा बज़ाहिर बंद नजर आ रहा था, लेकिन उसके बगली कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। एक लम्हे के लिए इसने कुछ सोचा, फिर उस कमरे में जा घुसा। एक मेज के कोने पर बैठी एक टाइपिस्ट लड़की टाइपराइटर पर उंगलियां चला रही थी और उसके सामने वाली कुर्सी पर एक बाबू बैठा था। टेलीफोन धरे थे और एक कोने में ट्रांसमीटर सेट धरा था। यूं लगता था जैसे किसी ने जल्दी में यहां रख दिया, वरना शायद ऐसी गलती ऐसे महफूज इदारे में कभी भी ना की जाती। इसे अंदर दाखिल होते देखकर दोनों चौंक उठे। कैप्टन शक्ला, इसने दोनों को कुछ पूछने का मौका दिए बगैर कहा, मुझे मिस्टर मल्होत्रा से मिलना है। जैसे ही इसके मुंह से कैप्टन के अल्फाज निकले, वो दोनों अपनी अपनी जगह पर मुअद्दब खड़े हो गए। सर, वो तो ऑफ कर चुके हैं, मर्द ने, जो गालबन सेक्रेटरी था, जवाब दिया। ओ माय गुड लक, मैं तो श्रीनगर से आया था, कुछ पेपर्स हैंड ओवर करने हैं। फ्लाइट लेट हो गई और आज रात ही मुझे टेक ऑफ करना है। इसका लहजा बिल्कुल फौजी किस्म का हो रहा था। मेरा ये फर्स्ट विजिट है। खैर, कल सही। ओके सर, सेक्रेटरी ने खड़े खड़े कहा। थैंक यू, इट इज़ कॉन्फिडेंशियल। इसका लहजा खासा बावकार हो गया था। फिर जैसे ही वो वापसी के लिए घूमा, लड़की और मर्द दोनों के हाथ सैल्यूट के लिए उठ गए, जिससे खान ने अंदाज़ा लगा लिया था कि इन दोनों गधों का ताल्लुक भी आर्मी ही से है। इस तरह बावकार चाल चलता वो बाहर निकल आया। ये मरहला इतनी आसानी से तय हो जाएगा, इसने तो सोचा भी नहीं था। इमारत में मौजूद लोगों से बिल्कुल लापरवाह चलता हुआ वो बाहर निकल आया। बाहर सड़क पर लोगों की आमदोरफ्त कुछ मांद पड़ गई थी। खान चाहता तो इस दफ्तर के बिल्कुल सामने से सवारी पकड़ सकता था, लेकिन इसने जानबूझकर इससे एहतराज बरता और पैदल ही सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर चलने लगा। जल्द ही इसकी मेहनत रास आ गई और इसने वो आदमी नोट कर लिया जो काफ़ी देर से इससे चिपका हुआ था। एक मुस्कुराहट खान के होंठों पर फैलती चली गई। रिसर्च सेंटर के लोग खासे मोहतात वाक़े हुए थे। अब वो इस नतीजे पर पहुंच गया था। ताकुब करने वाला इससे बमुश्किल 10-12 गज दूर था और दोनों के दरमियान कुछ और लोग भी पैदल चल रहे थे। चलते चलते अचानक ही इसने एक ऐसी हरकत की कि ताकुब में आने वाला बौखला कर रह गया। खान सड़क के किनारे बने एक छोटे से बुक स्टॉल पर यकलख्त खड़ा हो गया। ताकुब में आने वाले के पास सिवाय इसके और कोई रास्ता बाकी ना बचा था कि वो अपनी धुन में इसी तरह आगे निकल जाए,
क्योंकि खान ने इसे खासा करीब आने का मौका देकर यह हरकत की थी। और जैसे ही ताकुब में आने वाला इससे आगे निकला, वो बड़ी तेजी से दाहिनी तरफ गली में घूम गया। इस गली में आमदोरफ्त कुछ ज्यादा ही हो रही थी। खान ने इतनी तेजी से मुख्तलिफ आने जाने वालों के आगे पीछे होकर पोजीशन बदली थी कि जब ताकुब करने वाले ने मुड़कर देखा तो वाकई वो चकरा कर रह गया। इसने लोगों की भीड़ में दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं, लेकिन कैप्टन शकला को तो जैसे जमीन खा गई या फिर आसमान ने निगल लिया। इस गली में वो रुका नहीं। बड़ी तेज रफ्तारी से उसने मुख्तलिफ गलियां बदली थीं और अब टैक्सी में सवार किसी नामालूम समत की तरफ जा रहा था। 1 घंटे में 3 मुख्तलिफ टैक्सियां बदलने के बाद वो इस कॉलोनी से कुछ फासले पर बनी दूसरी कॉलोनी में उतर गया और टैक्सी की नज़रों से ओझल होने के बाद पैदल चलता अपने घर की तरफ आ गया। इसके घर पहुंचने तक खाना तैयार हो चुका था और अब लोग इसी के इंतज़ार में बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही वो सब टीवी के सामने बैठे खाना खा रहे थे। इस दौरान सहाय ने खान के आज के कारनामे इन लोगों के गोश गुजार कर दिए थे और वो उन्हें इसके सामने कंधे मुकर्रर के तौर पर दोहरा रहा था। बाकी सब तो इसकी तारीफ में रतबुल लिसान थे, जबकि खान इस तरह नज़रें झुकाए बैठा था जैसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हो। खाना ख़त्म होने के बाद वो रिमा के साथ उसके कमरे में चला आया। देवी जी, अगर आपको फुर्सत हो तो मैं आपकी खूबसूरत सोहबत हासिल कर सकता हूँ, इसने रिमा से कहा। जवाब में रिमा सिर्फ लज्जा कर रह गई। मेरे ख्याल से आपको आज दिल्ली की सैर ना करवाई जाए। अरे क्यों नहीं बेटा, ज़रूर ज़रूर, मिसेस सहाय ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। इनके लिए तो ये बड़ा ही नेक शगुन था कि अगर इनका धर्मपुत्र इनकी सपुत्री को पसंद करने लगे। इससे पहले कि किसी और को खबर हो, मेरे ख्याल से हमें निकल जाना चाहिए। क्यों माता जी? हाँ हाँ बेटा, जाओ, मिसेस सहाय ने शर्माती लज्जाती रिमा से कहा और खुद कमरे से निकल गईं। मैं ज़रा कपड़े तो बदल लूँ, रिमा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अरे अरे, यह गज़ब ना ढाना, मैं तो पहले ही, फिक्रा नामुकम्मल छोड़कर वो मुस्कुरा दिया और रिमा एक मर्तबा फिर शर्म से दोहरी हो गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक टैक्सी में कैरोल बाग की तरफ जा रहे थे। रिमा ने इस वक्त वही साड़ी पहन रखी थी जो खान उसके लिए ख़ास तौर से ख़रीद कर लाया था। जब साड़ी पहनकर वो बाहर निकली तो खान को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। क्या ज़मीन का कोई बासी इतना हसीन भी हो सकता है, इसने सोचा और रिमा की तरफ देखता रह गया। ये लड़की इस बुरी तरह से इसके जहन पर छा रही थी कि वो खुद को उसका कोई मामूल जानने लगा था। कैरोल बाग पहुंचने तक खान पर एक बेखुदी किसी कैफियत तारी रही और इस कैफियत के ज़ेर असर वो रिमा से दुनिया भर की बातें करता रहा। उसने अपने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में शायरी को कभी चखा तक नहीं था, लेकिन आज जैसे इसे मीर और गालिब के तमाम दीवान ज़ुबानी अज़बर हो गए थे। इसने सोचा, गज़ल वाकई इतनी खूबसूरत ही होती होगी। क्या देख रहे हैं आप इस तरह? इसकी महवियत ने रिमा को भी चौंका दिया। तुम्हारी आंखों में जीती जागती जिंदगी देखकर सोचता हूँ रिमा कि क्या यही वो आंखें हैं जिन्हें देखकर किसी शायर ने इनमें डूबकर मर जाने की आरजू की थी। सच रिमा, वाकई तुम्हारी आंखों में डूबने के बाद जिंदगी बेमानी सी शय बनकर रह जाती है। रिमा को तो जैसे सख्ता हो गया था। उसके कान की लवें सुर्ख हो रही थीं क्योंकि उसने सिख टैक्सी ड्राइवर को अपने सामने लगे शीशे में मुस्कुराते हुए देख लिया था। शायद वो उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुनता आया था। बस कीजिए, रिमा ने इसके बाजू को छूकर शायद ड्राइवर की मौजूदगी का एहसास दिलाया था। बाग से कुछ पहले ही उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। रिमा ने कुछ ना पूछा और इसके साथ साथ चलने लगी। कमाल है भाई, कम से कम ये तो पूछ लो हम जा कहाँ रहे हैं। क्यों पूछूं कुमार जी? जब आप पर विश्वास कर ही लिया तो मैं अपने मन में आपके मुतल्लिक कोई शक व शुबा क्यों रखूं? फिर आप ही तो एक हैं जो मेरे जीवन में आए। इस खाली खाली ज़िंदगी में कितना खला था आपके बगैर। आप नहीं जानते मैंने कितनी तपस्या की थी आपके लिए, आप जैसे किसी के लिए। अब मेरी तपस्या सफल हुई है तो मैं कुछ सोचने के लायक रही ही नहीं। जितने एतमाद से रिमा ये बात कर रही थी, इसने खान को बौखला कर ही रख दिया था। ये मजाक इतना संगीन भी हो सकता था, इसने कभी सोचा ही नहीं था। अपनी तरफ से तो वो चहलकदमी और तन्हाई का जवाब पैदा करने के लिए ही रिमा को लाया था और अब इसके साथ बातें करता दोनों अतराफ फैली कोठियों की कतार पर नजरें डालता चला जा रहा था। दोनों बाग के एक तारीक कोने में घंटों बैठे बातें करते रहे। रात खासी गहरी हो चली थी जब वो घर वापस पहुंचे। उस रात काफ़ी देर तक वो जागता रहा। उस मुल्क में थोड़े ही दिन गुजारने के बाद इसे अपनी कमज़ोरियों का शिद्दत से एहसास होने लगा था। इसने महसूस किया कि इन लोगों में एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत पाई जाती है
कि पंजाबी हिंदी को और हिंदी गुजराती को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मुस्लिम दुश्मनी में सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे। मुसलमानों के खिलाफ भारत के हर सूबे में नफरत पाई जाती थी। पाकिस्तान का तो ये लोग रुए ज़मीन पर वजूद भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। इन हालात में इसकी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ गई थीं। इसे बताया गया था कि मिस्टर मल्होत्रा की आदत थी, वो दिन को होने वाली किसी भी मीटिंग के कागजात का मुताला हमेशा रात को अपने घर ले जाकर किया करता था। उसका घर भी एक तरह से इंटेलिजेंस का खुफिया दफ्तर था। इस मामले में भारतीय यूरोप की तकलीद कर रहे थे और मासूमियत की आड़ ही में ज़्यादातर काम किया जा रहा था। खान ने मल्होत्रा का ब्रीफ केस बाहर सूरत उड़ाना था, क्योंकि इसमें अहम नोयत की मीटिंग की तमाम कार्रवाई दर्ज थी, जो भारत में पाकिस्तान के खिलाफ पकने वाली खिचड़ी पर मुश्तमिल थी। भारत को पाकिस्तान तोड़ने का देरीना ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। तारीख तेजी से अपनी समत बदल रही थी। एक अनदेखी तबाही पाकिस्तान पर मुसल्लित हो रही थी और अरबाब बस्तो कुशाद आंखें बंद किए चैन की बांसुरी बजा रहे थे। अगले रोज अलग सुबह जब इसकी आंखें खुली तो घर के नजदीक मंदिर के स्पीकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। साथ वाले कमरे से इसे हल्की हल्की बुड़बुड़ाहट सुनाई दे रही थी। शायद मिसेस सहाय कोई अश्लोक पढ़ रही थी। फिर इसे अपने कमरे की तरफ आते कदमों की चाप सुनाई दी। इसने दोबारा आंखें मूंद लीं। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और मिसेस सहाय अंदर चली आईं। उसने खान के सरहाने खड़े होकर इन्हीं अश्लोक का जाप करना शुरू कर दिया, फिर उस पर फूंक मारकर वापस चली गई। वो दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। खुदा जाने मिसेस सहाय ने क्या पढ़कर उस पर फूंका था, लेकिन यह अंदाज़ा इसने पहले ही रोज़ लगा लिया था कि माँ का रिश्ता ख्वाह इसकी बुनियाद कितनी ही कमज़ोर क्यों ना रही हो, बहुत नाजुक भी होता है और बहुत पायदार भी। नाश्ता सब ने इकट्ठा किया। यह बज़ाहिर मजहबी किस्म का घराना था और खान को भी बादले नखास्ता इनके साथ पाठ में शिरकत करना पड़ी। रिमा के साथ ही वो बाहर आया था। इसने रिमा को कॉलेज ड्रॉप करके फिर अपने काम से आगे जाना था। दोनों कॉलोनी से अभी चंद कदम दूर ही गए थे कि अचानक ही रिमा ठिठक कर रह गई। इसकी नज़रें सामने एक रिक्शे से उतरती लड़की पर जमी थीं। शायद उसने अभी तक रिमा को नहीं देखा था। रिक्शे वाले को किराया देकर जूं ही वो दूसरी तरफ घूमी, उसकी नज़र रिमा पर पड़ी और वो दीवाना वार दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। रिमा ने भी उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी थीं। हाय मोटी, इसने नारा बुलंद किया और मोटी रिमा के बाजुओं में सिमट गई। दोनों खासी बेतकल्लुफी का मुजाहिरा कर रही थीं। इनसे मिलिए मिस रजनी, मेरे बचपन की सहेली। इसे बड़ा शौक है जासूस बनने का। रिमा के अंदाज़े तारुफ में जो बेसाख्तगी आ गई थी, उसने खान को महजूज ज़रूर किया था, लेकिन वो आखिरी फिक्रे पर चौंके बगैर ना रह सका। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।